To the channel Acharyaji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. नमस्कार। अब अगली कक्षा में हम लोग अध्याय 1 का समकालीन विश्व में लोकतंत्र जो अध्ययन कर रहे थे इसका अध्यापन कार्य पहले आप देखे थे परिचय, फिर इसके उपरांत 1.1 जो खंड है लोकतंत्र के 2 किस्से, इसके उपखंड पढ़े आपने। चिले की घटना और पोलैंड की घटना। तो चिले की घटना में 1973 का सैनिक तख्ता पलट, फिर लोकतंत्र की वापसी। और पोलैंड के में आपने देखा साम्यवादी सरकार, फिर वहाँ भी जो है लोकतंत्र स्थापित हो गया। 2 लोकतंत्र जो स्थापित हुए, तो पूरे दुनिया में लोकतंत्र कैसे आगे बढ़ा, इसमें एक 1.2 में आप देख रहे थे लोकतंत्र के 3 नक्शे। तो 3 नक्शे में आपने देखा कि अलग अलग नक्शा है, दुनिया का नक्शा है 1900 से 1950 तक किन किन दुनिया के देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ। फिर 1975 तक, 1950 से 75 तक दुनिया के किन किन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ, पहले वाले थे या नहीं। आप अगर मानचित्र का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे किन किन महाद्वीपों में लोकतंत्र 75 तक रहा। फिर 2000 ईस्वी तक, और 2000 ईस्वी तक के मानचित्र में, दुनिया के मानचित्र में कौन कौन सा देश लोकतांत्रिक रहा, कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ, किन किन चरणों में, तो फिर उसका आपने अध्ययन किया। आगे है लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। तो उसमें पहला जो बिंदु था उपनिवेशवाद का अंत, जिसमें आपने 2 देशों के बारे में, एक भारत और दूसरा देश आप पढ़ रहे थे घाना के बारे में, जिसका प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। वह किन अलग अलग महाद्वीपों में है, आप इसको एक बार नक्शे में गौर करें, जो भारत किन महाद्वीप में है और घाना किन महाद्वीप में है, और इसकी जानकारी जुटाएं आप सब। फिर आगे है हाल का दौर। अभी हाल का दौर क्या चल रहा है दुनिया में, ये क्या घटनाएं घट रही है, अद्यतन क्या जानकारियां हैं, इसके बारे में लोकतंत्र कहाँ कहाँ स्थापित हुआ है। तो पहले आप इसमें आप देखेंगे सोवियत रूस, जिसमें पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, धीरे धीरे उसका अधिकार कम होता गया, यानी उसकी आंतरिक स्थिति कमज़ोर पड़ती गई, और जिसके कारण उसके जो कुछ प्रभावी देश थे वह आज़ाद हो गए। स्वतः रूस भी जो है वह अपने को बचा नहीं सका, चूँकि गोरबाचोव आए और गोरबाचोव ने पेरेस्ट्राइका और ग्लास्नोस्त का नीति अपनाया। परिणाम हुआ यानी पुनर्संरचना, ग्लास्नोस्त और पेरेस्ट्राइका मैंने पुनर्संरचना जो है, और खुलेपन, ग्लास्नोस्त खुलेपन की नीति अपनाया। परिणाम हुआ जो लोगों में बोलने की आज़ादी आ गई और ज़्यादा खुलापन आ गया। तो परिणाम क्या हुआ वहाँ जो रूस में आप देख रहे हैं, जो रूस में उसके जो 15 गणराज्य थे 1980 से 90 के दशक में, वहाँ रूस में 15 गणराज्य थे, और वो 15 गणराज्य किस कारण धीरे माने वह बिखर गया। जो सोवियत परिषदें थी वह सोवियत परिषद अब नहीं रहा, सिर्फ यूएसएसआर नहीं रहा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रेस, अब सिर्फ रूस बच गया है, रसिया बच गया है, क्योंकि उसके 1991 में सोवियत परिषद जो है, सोवियत रूस जो है बिखर गया और रूस बच गया। उसके 15 गणराज्य बिखर कर अलग हो गए। तो यानी लोकतंत्र माने, और वह भी लोकतांत्रिक हो गए। जिसमें कौन कौन गणराज्य है आप मानचित्र में आप देखेंगे, कजाकिस्तान, ये सब जो छोटे छोटे देश है, जो मुस्लिम बहुल देश है, ये अलग हो गए। तो इसमें एक रूस है। उसके बाद आप बगल में हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, और नेपाल में जैसे कैसे लोकतंत्र स्थापित हुआ, पहली बार संवैधानिक राजतंत्र रहा, यानी राजा रहा,
और लोकतंत्र स्थापित हुआ। फिर राजा एक घटना घटी, राजा की हत्या हो गई, उसके पूरे परिवार के, ज्ञानेंद्र राजा बना और संवैधानिक राजतंत्र था। लेकिन 2005 में ज्ञानेंद्र ने जो चुनी हुई सरकारें थे उसको अपदस्थ कर दिया और परिणाम क्या हुआ जो कि उस देश में बड़े आंदोलन खड़े हो गए। 3 लाख 5 लाख इस तरीके लोग काठमांडू में प्रदर्शन करने लगे। परिणाम यह हुआ कि राजा को निर्णय लेना पड़ा और गद्दी छोड़ना पड़ा और वहाँ संवैधानिक जो राजतंत्र था वह भी अब समाप्त हो गया और वहाँ राजतंत्र समाप्त होकर प्रजातंत्र पूर्णतः स्थापित हो गया। यानी 2006 में वह पूर्णतः प्रजातंत्र स्थापित हो। इसी तरह आप देखेंगे जो हमारे और भारत से ही अलग हुआ, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कभी एक ही था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, 1990 में अब लोकतांत्रिक रहा। फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। तो तख्ता पलट बार बार आप देखते होंगे ये शब्द आता है। जो तख्ता पलट क्या है? तख्ता पलट आपने देखा होगा, ये चुनी हुई सरकार को हटाकर जब नई सरकार यानी सैनिक सरकार या तानाशाह सत्ता में आ जाती है जिसमें जनता के अधिकारों का हनन होता है, तो इस स्थिति को तख्ता पलट कहते हैं। ये एक बार पूर्व में भी इसकी चर्चा हो गई है। तो बांग्लादेश में वहाँ भी परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर दिया। फिर बाद में चूँकि वहाँ छोटे छोटे देशों में इस तरह की समस्याएं बराबर हुआ करती हैं। एक अलग है म्यांमार, जो बर्मा, आप वहाँ देखेंगे, वहाँ एक छोटा देश है, वहाँ नेशनल डेमोक्रेसी माने नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी का एक राजनीतिक संगठन था जिसके नेता आंग सान सू की जो आंदोलन कर रही थी। वहाँ आंदोलन बड़े पैमाने पर चला और चुनाव हुआ जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी जो है वह चुनाव जीत भी गई। लेकिन सैनिक ने क्या किया, 1962 में फिर से तख्ता पलट कर दिया और आंग सान सू की और उसके जो समर्थक थे या आंदोलन यानी जो है लोकतंत्र के जो समर्थक थे उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। और परिणाम यह हुआ जो 6 से 8 लाख लोगों ने जो है अपना घर बार छोड़कर म्यांमार से दूसरे देश में जाने लगे। सैनिक और चुनी हुई सरकार को फिर से सत्ता में वापस नहीं आने दिया गया। तो इस तरीके से लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण में आपने देखा उपनिवेशवाद का अंत, यानी किन देशों में जैसे भारत उपनिवेश था और या घाना जो अफ्रीका में है उसमें उपनिवेशवाद का अंत कैसे हो गया। फिर अभी जो वर्तमान है दुनिया में, इसके अलावे भी आपको अगर लगता है जो दुनिया में और कई देशों में, किन देशों में अगर इस लोकतंत्र के लिए इस तरह का अगर आंदोलन चल रहा है या हो रहा है, तो आप अगर अखबार पढ़ते हैं या समाचार पत्र देखते हैं या माने जो है टेलीविज़न देखते हैं तो उसमें आप जानकारी हासिल कीजिए और उसका भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं जो वर्तमान दुनिया में किन किन देशों में लोकतंत्र स्थापित हो रहा है या पूरे दुनिया में। अब चौथा जो खंड है, बिंदु है, वह है विश्व स्तर पर लोकतंत्र। अब विश्व स्तर पर लोकतंत्र एक माने शिक्षक हैं जो अपने बच्चों से प्रश्न कर रहे हैं। यह आज बड़ा सुखद अनुभूति हो रहा है दुनिया में और उसमें बच्चे कुछ जुड़े हुए हैं, फरीदा है, राजेश है, ठीक, और वो एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। सुस्मिता है, आज दुनिया लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है, तो इस पर दूसरे बच्चे जवाब दे रहे हैं। तो ये बड़ी सुखद अनुभूति है, ये लोगों को माने जो है लोकतंत्र का अनुभव प्राप्त हो रहा है, लोकतंत्र विकास हो रहा है। इस पर सुस्मिता कह रही है हाँ लोकतंत्र तो बढ़ रहा है अभी, लेकिन मैंने टेलीविज़न देखा है और इसमें जानकारी देखी, मैंने जो देखा है जो इराक पर अमेरिका ने जो है कैसे आक्रमण कर दिया है। तो इस पर वह जवाब दे रही है जो कि यह व्यक्तिगत संबंध है, यानी दुनिया को और इस व्यक्तिगत संबंध को हम जोड़कर नहीं देख सकते।
दुनिया की अलग समस्या हो सकती है, व्यक्तिगत अगर किसी देश से किसी को समस्या है तो अलग समस्याएं हो सकती है। इस पर सुरेंद्र ने कहा क्या इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए, यानी इस तरह के समस्याओं के समाधान के लिए क्या दुनिया में कोई वैश्विक संगठन है क्या जो इस तरह की जो समस्या है, जैसा अमेरिका ने किया था या अन्य कोई देश, या दुनिया की कोई ऐसी सरकार है जैसे भारत की सरकार है, अमेरिका की सरकार है, नेपाल की सरकार है, श्रीलंका की सरकार है, तो दुनिया की ऐसी कोई सरकार है क्या जो दुनिया में ऐसी कोई अगर घटनाएं घटती है या कोई समस्याएं आती है तो उस समस्याओं का हल किया जा सके। यदि अगर ऐसा है तो आप इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कहा जा कि है दुनिया में माने कि तो कोई सरकार नहीं है लेकिन कोई संगठन है, और पूर्णतः तो नहीं कहा जा सकता, आंशिक ही इस दिशा में वो कार्य जरूर कर रही है। तो उस संगठन का नाम क्या है, उसका गठन कब किया गया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात यानी आपने देखा कि दुनिया में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया में लोगों ने, दुनिया के जो राजनयिक थे या दुनिया के जो नेता थे उस पर विचार किया। उसमें कुछ नेताओं ने जो ज़्यादा संवेदनशील थे उसने विचार किया और उसमें बैठकें किए, और उसने जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसका आप चित्र देखेंगे आपके पाठ्य पुस्तक में है और आया आप पढ़े भी होंगे या जानकारी हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये आंशिक रूप से, पूर्णतः नहीं, ये आंशिक ही यह ऐसा संगठन है जो दुनिया के लिए कुछ कार्य करती है। जैसे इस कहता है कि दुनिया के जो माने भिन्न भिन्न देशों में जो सरकार है इसके अलग भी क्षेत्र हैं, जैसे समुद्री क्षेत्र है। आप देखेंगे जो समुद्री क्षेत्र में जो व्यापार का कार्य चल रहा है, उस व्यापार के उस क्षेत्र के लिए ये दिशा निर्देश या वह व्यापार व्यवस्थित रूप से चले, इसके लिए नियम कानून ये कौन तय करता है? यह नियम कानून भी यह संगठन ही संयुक्त राष्ट्र संघ माने जो है ये तय करता है। और आज देख रहे हैं आप ये दुनिया का व्यापार जो है व्यवस्थित चल रहा है, तो आंशिक रूप से ही सही ये संयुक्त राष्ट्र संघ इस दिशा में कुछ नियम भी बनाए हैं भिन्न भिन्न देशों के लिए और भिन्न भिन्न व्यापार के लिए। इसके एक महासभा भी है जहाँ बैठकें होती है और उसमें तय किया जाता है। एक उसके माने चूंकि 6 संगठन माने इसके संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है, जिसमें पहला अंग महासभा है, और महासभा ये कार्य करती है, बैठक करती है जो दुनिया में क्या समस्या है और वो निर्णय लेती है। और जब अगर कोई देश किसी दूसरे देश पर किसी प्रकार का अगर हमला करता है या आक्रमण करता है तो उसके लिए एक उसके अलग अंग है सुरक्षा परिषद। ये सुरक्षा परिषद जो है क्या करती है, सुरक्षा देने का काम करती है कि अगर कोई देश किसी देशों पर अगर आक्रमण कर रही है या तो उसके लिए सुरक्षा परिषद में कुछ भिन्न भिन्न देशों के सैनिक है और इसके एक महासचिव हैं जो इसके कार्य देखते हैं, इसके एक अध्यक्ष है, और यह सुरक्षा परिषद निर्णय लेता है और उस देशों के बारे में ये जानकारी देता है और उससे बातचीत करता है। फिर नहीं होने पर सैनिक कार्रवाई करने की भी स्थिति आती है। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सुरक्षा परिषद भी एक संगठन है जो सुरक्षा की जिम्मेवारी भिन्न भिन्न देशों को, यानी जो बड़े देश है या छोटे देश है, तो इससे वह बचाता है। तीसरा है जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो अंतर्राष्ट्रीय भिन्न भिन्न देश है यदि उन्हें पैसे की ज़रूरत है, यदि आप देख रहे हैं अभी कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे देश जहां आर्थिक परेशानी आ गई है, ऋणात्मक अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी जा रहा है, तो इस समय पैसे की ज़रूरत है। वो पैसा कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बना हुआ है और उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में से वह पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में मुद्रा कोष जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये एक अलग संगठन है जो कार्य कर रही है, दुनिया के देशों को मुद्रा उपलब्ध करा रही है। यानी उसके यहाँ जो यदि कोई समस्या है तो इन समस्याओं से माने निजात दिलवाती है।
तो ये आंशिक रूप से ही सही, पूर्णतः रूप से नहीं कहा जा सकता है। जो वैश्विक स्तर की कोई सरकार है, उसके प्रधानमंत्री है, उसके राष्ट्रपति है, उसके मंत्री परिषद है, लेकिन यह संगठन है जो संगठन माने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भी उद्देश्य हैं, सिद्धांत हैं, और वे भिन्न भिन्न दिशाओं में आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में भी इसके भी सचिवालय हैं। तो आप भैया बहन ने ध्यान रखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसका गठन कैसे हुआ है, इनके कौन कौन अंग है, इसका उद्देश्य, गठन का उद्देश्य क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, इन अंगों का कार्य क्या है, इसके बारे में आप जानकारी जुटाएं, फिर इस पर तैयार करें। फिर अगली कक्षा में आप बताएं कि इन कार्यों के लिए क्या माने जो है आप में प्रगति हुई, आप क्या जानकारी प्राप्त कर सके। म्यांमार के बारे में आपने देखा, आंग सान सूची के जीवनी के बारे में आप जीवनी जुटाइए, जीवनी देखिए, आंग सान सूची कैसे जो है अपने देश में प्रजातंत्र के लिए कैसे संघर्ष की है। आपने घाना में एनक्रुमा का देखा, एनक्रुमा ने कैसे प्रयास किया, जवाहरलाल नेहरू के भी वो साथ काम किया है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के नक्शे कदम पर नहीं चल पाया, परिणाम वहाँ जो है देखे आपने कैसा हुआ। तो इस तरीके इसको जो है एनक्रुमा के बारे में भी आप संक्षिप्त नोट तैयार करेंगे, आंग सान सूची के बारे में और संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। शेष अगले क्लास में आपको जानकारी दी जाएगी।